हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इशिका अपने बेड पर लेटी हुई आदित्य से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। अमेरिका में इस वक्त दिन का समय था और आदित्य के लंच का टाइम था, इसलिए उसने लंच करने के बाद इशिका को वीडियो कॉल कर ली थी। कैसा लगा दादू से मिलकर? आदित्य एक चेयर पर बैठा हुआ इशिका से पूछता है। उसने लंच अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ किया था और अब वो अकेला इस होटल रूम में बैठा हुआ था, क्योंकि वो सबके सामने इशिका से बात नहीं कर सकता था। इसलिए बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने ज्यादा खुश हुए कि काफी इमोशनल हो गए थे। आज जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ आपको और ऋषु को ही नहीं, बल्कि दादू को भी बहुत दुख पहुंचाया है मैंने। इशिका इमोशनल होकर उसका जवाब देती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। इशिका का उदास चेहरा देख आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसको रोने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके आंसू बहने से पहले ही उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हुआ उससे पूछता है, और ऋषु से मिलकर? बहुत खुश हुए होंगे दादू ऋषु से मिलकर। आदित्य के सवाल सुन इशिका का सच में ध्यान भटक जाता है और वो एक्साइटेड होकर कहती है, ऋषु से मिलकर तो दादू इतने ज्यादा खुश हुए कि डायरेक्ट उसे अपनी गोद में ही उठा लिया। इनफैक्ट ऋषु को अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़ा घोड़ा भी खेल रहे थे उसके साथ। आपको भी याद कर रहे थे। उन्हें तो ऋषु बिल्कुल आपकी ही तरह लगता है। इशिका का ध्यान भटकने से आदित्य भी खुश होकर कहता है, देखा, अब तो दादू ने भी कह दिया है। सब मानते हैं इस बात को, सिवाय तुम्हारे। आदित्य की बात सुनकर इशिका आज डिनर के वक्त उसका ऋषु का उसके लिए स्टैंड लेने वाला सीन याद करती है, जब उसे आदित्य की छवि ऋषु में दिखी थी और वो इस बात को एडमिट करते हुए कहती है, सब ठीक कहते हैं, ये सच में बिल्कुल आप पर ही गया है। इशिका ने अपने बगल में सोए हुए ऋषु के चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फिरते हुए कहा। आदित्य उसे ऐसे देख स्माइल करते हुए कहता है, वैसे मैं कल तक लौट आऊंगा। उसकी बात सुनकर इशिका खुश होते हुए कहती है, ओह दैट्स ग्रेट, मैं आपको बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी, आदित्य ने कहा। वो आगे कुछ और कहने ही वाला था कि तभी गेट को किसी ने नॉक किया। गेट नॉक की आवाज इशिका ने भी सुन ली थी। वो आदित्य से कहती है, अच्छा अब मैं रखती हूँ, तुम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो ताकि जल्दी वापस लौट सको। बाय, मिस यू टू, आदित्य ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नेक्स्ट डे शूटिंग लोकेशन पर इशिका आज सुबह 9 बजे ही सेट पर पहुंच गई थी, क्योंकि उसे प्रोड्यूसर ने फोन करके बुलाया था उससे कुछ डिस्कस करने के लिए। इशिका आज इकलौती कास्ट मेंबर थी जो कि सेट पर आई थी। बाकियों का आज कुछ भी काम नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं आए थे। राहुल के हिस्से की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और अमित और तनिषा के सॉन्ग की शूटिंग कल से शुरू होने वाली थी, क्योंकि अभी तनिषा के लिए ड्रेसेज तैयार नहीं हुई थी। रूपाली और तनिषा के साइज और हाइट में काफी डिफरेंस था। तनिषा रूपाली से काफी लंबी थी, इसलिए उसके ड्रेस का साइज तनिषा को फिट नहीं आ रहा था, और इसलिए डिजाइनर आज जल्दबाजी में तनिषा के लिए कुछ ड्रेसेज तनिषा के साइज की अपने कलेक्शंस में से सेलेक्ट करने और उसको तनिषा के लिए उनकी फिटिंग करने में लगे हुए थे। इसी वजह से उनकी शूटिंग आज भी नहीं स्टार्ट हुई थी, इसलिए आज सिर्फ इशिका ही सेट पर आई थी। वो भी इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसको स्पेशली बुलाया था, इसलिए इशिका ऋषु को स्कूल ड्रॉप करके यहाँ आ गई थी। भले ही वो अपने मायके रहने गई हुई थी, लेकिन ऋषु की स्कूल की छुट्टी वो नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि अब तो वो कुछ दिन यही रुकने वाले थे। आदित्य के आने के बाद वो ओल्ड कपूर मैंशन में कुछ दिन रुकने वाले थे। इशिका अपने, आदित्य और ऋषु के जरूरी कपड़े अपने साथ लेकर आई थी और ऋषु की बुक्स और स्कूल बैग भी। इशिका को सेट पर देखकर प्रोड्यूसर उसे स्माइल करके ग्रीट करता है और उसे एक रूम में खुद के साथ चलने के लिए कहता है। इशिका भी उसके साथ रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि प्रोड्यूसर उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। रूम में जाकर वो इशिका को अपने अपोजिट वाले सोफे पर बैठने का इशारा करता है, तो इशिका बैठ जाती है। कहिए सर, ऐसी क्या बात करनी थी आपको मुझसे जो कि आपने स्पेशली मुझे आज ये बुलाया है?
इशिका ने पूछा। प्रोड्यूसर ने उसका सवाल सुनकर रूपाली की बात को याद करते हुए उससे कहा, दरअसल इशिका, मुझे इस आइटम सॉन्ग की कोरियोग्राफी में कुछ सी लग रही है। कमी? कैसी कमी? और अगर कोई कमी भी है तो फिर आप इस बारे में मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो इस सॉन्ग का पार्ट भी नहीं हूँ, इशिका ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस सॉन्ग का पार्ट बनो, प्रोड्यूसर ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात सुन इशिका को लगा कि शायद प्रोड्यूसर तनिषा की जगह उससे ये सॉन्ग करवाना चाहता है, इसलिए उसने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ प्रोड्यूसर से कहा, सर, अगर आप अब तनिषा को रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि तनिषा के इस सॉन्ग को करने की खबर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। ऐसे में अगर आप अब उसे रिप्लेस करेंगे तो ये फिल्म के लिए नेगेटिव होगा। इशिका को लगा कि जरूर रूपाली ने वो प्रोड्यूसर को तनिषा को रिप्लेस करने के लिए कहा होगा। इशिका को उसकी बात का गलत मतलब निकालते हुए प्रोड्यूसर अपना हाथ वेव करते हुए बोला, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग इस सॉन्ग में अमित के कैरेक्टर की तड़प देखें तुम्हारे कैरेक्टर के लिए, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो तनिषा में तुम्हारे कैरेक्टर को इमेजिन करे और तुम्हारे साथ फिजिकल होने का इमेजिन करे तो लोगों की यकीनन उसका तुम्हारे कैरेक्टर के लिए तड़प देखने को मिलेगी, और साथ ही उसका तुम्हारे कैरेक्टर के उसकी फैनिटीज देखने को मिलेगी। प्रोड्यूसर की बात सुनकर इशिका को समझ में आ जाता है कि प्रोड्यूसर उसे अमित के साथ बैड सीन करने के लिए कह रहा था, और ये समझते ही इशिका को प्रोड्यूसर पर बहुत गुस्सा आता है। उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे रूपाली पर आता है, क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि ये रूपाली का ही प्लान था। वो अपने मन में ठान लेती है कि इसका जवाब तो वो रूपाली को जरूर देगी, लेकिन फिलहाल तो उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं कोई बैड सीन नहीं करूंगी, इशिका ने झट से कहा। लेकिन क्यों? इसमें बुराई ही क्या है? प्रोड्यूसर ने इशिका से पूछा। उसे इशिका को राजी करवाना था, क्योंकि रूपाली यही चाहती थी। क्योंकि सर, मैं पहले भी राहुल सर के साथ भी बैड सीन के लिए मना कर चुकी थी, तब भी आप कैसे मुझे अमित के साथ ये सीन शूट करने को कह सकते हैं? मैंने राहुल सर के साथ ये सीन शूट करने को मना किया था क्योंकि मैं बिना इस तरह के सीन्स किए ही एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। इसलिए राहुल सर हो या अमित, मैं किसी के साथ ऐसे सीन नहीं शूट कर सकती, इशिका ने थोड़े गुस्से में कहा। इशिका की ना को सुनकर प्रोड्यूसर को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में इशिका के बोला, इशिका, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम बिना किसी हॉट सीन या बैड सीन के ही मूवीवुड में ज्यादा टाइम तक टिक पाओगी। हर एक्ट्रेस इस तरह के सीन अपने करियर में एक न एक बार तो करती ही है। तुम्हें भी आज नहीं तो कल ऐसे सीन करने ही पड़ेंगे। इनके बिना तुम इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता हूँ कि तुम किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, और शायद इसलिए राहुल भी तुम्हारे साथ ये मूवी करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन अपने बैकग्राउंड के दम पर तुम सिर्फ मूवीज का पार्ट ही बन सकती हो। उन्हें हिट नहीं करवा सकती, उन्हें हिट टू व्यूअर ही करवाएंगे, क्योंकि मूवीज चलती ही उनके दम पर है। इसलिए अपने बैकग्राउंड पर ज्यादा डिपेंड मत करो। तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हें मूवीज में लीड रोल तो दिलवा सकता है, लेकिन तुम्हारी मूवीज हिट नहीं करवा सकता। प्रोड्यूसर ने ये बात इसलिए कही क्योंकि राहुल इशिका को अच्छे से जानता था, और इसका मतलब साफ था कि इशिका का कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा, तभी तो राहुल तक उससे पंगा नहीं लेता था। साथ ही मूवी में पैसा लगाने वाला एक फाइनेंसर ने इशिका को लीड एक्ट्रेस का रोल देने की रिक्वेस्ट की थी। एंड नो, ये आदित्य नहीं था। कौन था, ये एक दिन सामने आ जाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर को इशिका पे शक था कि इशिका का कोई लवर भी था जो कि उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि वो लवर इशिका को ज्यादा टाइम तक सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इशिका उसको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो बिना हॉट सीन्स के मूवीवुड में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए, और एक इसलिए जब उस आदमी का नुकसान होने लगेगा तो वो इशिका पर और पैसा वेस्ट नहीं करेगा, और यही इशिका के फैमिली वाले भी करेंगे। वो लोग चाहे कितने भी अमीर ही क्यों ना हो, इशिका के डूबते करियर को बिना मूवीवुड में बिना किसी पहचान के बचना नहीं पाएंगे।
उसे लगता था कि इशिका ऐसे ही किसी रिच बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती होगी और वो लोग इंडस्ट्री में अपने पैसे के दम पर भी इशिका की मूवीज हिट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि पब्लिक को उसकी फैमिली के बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस मसालेदार सीन्स से मतलब है। ऐसे में इशिका का करियर डूबना तय था, लेकिन उस ओवर स्मार्ट प्रोड्यूसर को ये नहीं पता था कि वो जो बात इशिका को धमकाने के लिए कर रहा था, इशिका के लिए वही बात सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। उसकी बात सुनकर इशिका के फेस पे तुरंत एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। वो प्रोड्यूसर इस वक्त उसे बहुत बेवकूफ लगता है। वो उसके बैकग्राउंड को कमजोर समझ रहा था। कितना स्टूपिड था वो, जो इस आदमी की पत्नी को चैलेंज कर रुक था, जिसके एक एक्शन से ही पूरा देश अफेक्ट हो जाता है, जो पर्दे के पीछे से ही पूरी मूवी इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में कर सकता था। उसकी वाइफ का करियर ये प्रोड्यूसर खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहा था। जब प्रोड्यूसर इशिका के फेस पे एक स्माइल को देखता है तो वो सोचता है शायद इशिका उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही थी, जिससे उसे इशिका पर गुस्सा आ जाता हुई और वो गुस्से में अपनी आवाज ऊंची कर इशिका से कहता है, लगता है तुम्हें अपने बैकग्राउंड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है कि वो तुम्हारा डूबता करियर संभाल लेगा, तभी तो तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए तैयार हो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम चाहे कोई भी हो, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी तुम्हें इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं करवा सकती। उसकी बात सुनकर अब इशिका से और कंट्रोल नहीं होता और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसते देख प्रोड्यूसर को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाकर इशिका से कहता है, स्टॉप लाफिंग, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है जो कि तुम इतना हंस रही हो। मैंने तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को लेकर तुम्हें एक वार्निंग दी है। उसके ऐसे चिल्लाने से इशिका को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से अपना फोन ऑन करके अपनी गैलरी ओपन करती है। उसमें से वो अपना और आदित्य का एक फोटो ओपन करके अपने फोन को प्रोड्यूसर की ओर शो करते हुए कहती है, आया शो की इशिका आदित्य कपूर को इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए कि बैड सीन पे डिपेंड रहने की जरूरत है। वो फोटो देखकर और इशिका की बात सुनकर प्रोड्यूसर तो एक बहुत बड़ा झटका सा लगता है। उसने कभी आपने में भी नहीं सोचा था कि इशिका के पीछे आदित्य कपूर था। और क्या कहा उसने, वो आदित्य की वाइफ है। इसका मतलब आदित्य कपूर मैरिड था, लेकिन ये बात मीडिया को क्यों नहीं पता चली। शायद उसने सीक्रेट मैरिज की होगी, लेकिन उसने सीक्रेट मैरिज क्यों की? क्या वो इशिका को दुनिया के सामने अपनी वाइफ नहीं मानता था? लेकिन इस फोटो को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि इस फोटो में इशिका आदित्य के गाल पर किस कर रही थी और आदित्य स्माइल कर रहा था, जिससे ये साफ था कि दोनों के बीच का रिश्ता काफी अच्छा था। तो फिर उसने अपनी शादी के बारे में दुनिया को क्यों नहीं बताया? खैर, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं थी। इम्पोर्टेंट ये था कि इशिका आदित्य कपूर की वाइफ थी और उसने आदित्य कपूर की वाइफ को ऑफेंड कर दिया था, जिसे सोच वो घबराने लगा, क्योंकि आदित्य कपूर के सामने तो वो चींटी भी नहीं था। उसे आदित्य कपूर के गुस्से से कौन बचाएगा? प्रोड्यूसर ने डर के मारे तुरंत अपनी सीट से उठकर इशिका के पैरों में जा बैठा और अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उससे बोला, मिसेस कपूर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मिसेस कपूर हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता था। मुझे तो उस रूपाली ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इशिका को उसकी बात सुनकर अब ये कंफर्म हो जाता है कि रूपाली ही इन सब के पीछे थी। इसलिए अब वो रूपाली को भी उसकी इस चाल का जवाब देना चाहती थी और इसमें उसे प्रोड्यूसर की जरूरत थी। इसलिए उसने प्रोड्यूसर को करतूत को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें वही करना जो कि मैं तुमसे कहूंगी। बिल्कुल, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। प्रोड्यूसर के लिए तो इस वक्त खुद को इशिका के गुस्से से बचना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो तुरंत इशिका की बात को मानने को राजी हो गया। फिर इशिका ने उसे अपने प्लान बताया, जिसे सुन प्रोड्यूसर ने भी तुरंत हाँ कर दी। कल आदित्य करेगा एक और विलन का गेम ओवर। कौन है वो? चलिए जानते हैं आगे। द गोस्ट क्लब। जब अमित की आंख खुली तो उसके सर में दर्द होने लगा और वो अपना सर दबाते हुए उठकर बैठने की कोशिश करता है।
थोड़ा कोशिश करने के बाद जैसे तैसे वो उठकर बैठता है तो उसे प्यास भी लगती है और पानी पीने के लिए बेड से उतरने के लिए अपने ऊपर पड़ी चादर को हटाता है। उसे हटाते ही अमित की धुंधली सी नजर उसकी टांग पर पड़ी जिस पर 1 इंच भर भी कपड़ा नहीं था, जिसे देख अमित तुरंत अपनी आंखों को मसलता है और जब उसे साफ दिखने लगता है तो वो फिर से अपनी टांग को देखता है। इस बार भी उसे अपनी नेक्स्ट टांग ही दिखी, जिसे देख अमित झटके से उठकर बैठ जाता है और अपनी टांग वापस से चादर के अंदर कर चादर को हल्का सा उठाकर उसके अंदर अपनी बॉडी को देखता है तो उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो पूरा नेक्ड था। तभी वो पैनिक होकर इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर इस रूम को देखता हूँ तो उसे पता चलता है कि वो द घोस्ट क्लब के प्राइवेट रूम में था। द घोस्ट क्लब को छोड़ने के बाद आज वो पहली बार ये आया था क्योंकि उसे ये जगह उसके डार्क पास्ट की याद दिलाती थी जिससे वो सख्त नफरत करता था। वो कभी भी अपने पास्ट लाइफ में लौटकर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन आज वो यहाँ कैसे? अमित याद करने की कोशिश करते हुए अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालता है तो उसे याद आता है कि कल वो बहुत डिप्रेस्ड था और यहाँ ड्रिंक करने आया था। काफी ड्रिंक करने के बाद उसे शायद इशिका दिखी थी। वेट, इशिका यहाँ इस क्लब में कैसे हो सकती थी? अमित ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक रूम का गेट खुला और सामने से कल रात वाली लड़की एक ग्लास लेकर आती है। अमित उसे देखकर हैरान होकर कहता है, माया तुम यहाँ? मैं यहाँ नहीं तो और होंगी अमित, क्लब को तुमने छोड़ा था, मैंने नहीं। माया मुस्कुराकर कहते हुए उसकी ओर आती है। उसके पास आने से अमित थोड़ा सा दूर खिसक जाता है और चादर को अपने ऊपर अच्छे से लपेटने लगता है तो माया उसे देख एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहती है, अब छिपाने का क्या फायदा, मैंने तो कल रात ही सब कुछ देख लिया था। उसकी बात सुनते ही अमित के ऊपर जैसे एक बिजली सी गिर पड़ी और उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गया था और अपनी हालत देख तो वो इस बात को चाहकर भी नहीं झुठलाता सकता था कि उसने माया के साथ, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती आखिर कर कैसे दी? इस क्लब को छोड़ने का बाद रूपाली के अलावा आज तक उसने किसी और लड़की को छुआ तक नहीं था, तो फिर कल रात उसने कैसे माया को छू लिया? अगर रूपाली को ये बात पता चली तो उस पर क्या बीतेगी? क्या उसे लगेगा कि उसने उसको चिट किया है? और इशिका, अगर उसको पता चला कि उसने कल रात किसी लड़की के साथ स्पेंड की तो वो क्या सोचेगी उसके बारे में? क्या उसको ये बात सुनकर बुरा लगेगा? नहीं, उसे बुरा क्यों लगेगा भला? वो तो उसे अब पसंद ही नहीं करती, तो फिर उसे क्यों बुरा लगेगा कि उसने किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड की? उसे तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आदित्य ऐसा करे तो उसको जरूर फर्क पड़ेगा, तब उसको जरूर बुरा लगेगा। खैर, इस वक्त उसे इशिका और आदित्य के बारे में ना सोचकर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए जिसमें उसने खुद को फंसा लिया था, क्योंकि वो इस बात को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता था। इसलिए उसने सोचा कि वो माया का मुंह बंद करवाने के लिए उसको कंपनसेशन देगा। ऐसा मन में सोच उसने तुरंत अपना सर घुमाकर माया की ओर देखा तो पाया कि माया उसकी ओर ही प्यार से देख रहा थी, जिसे देख वो थोड़ा चिढ़ जाता है। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो उसे पसंद करती थी और ये बात तो वो पहले से ही जानता था, और इस वक्त उसकी आंखों में उसके साथ होने की खुशी साफ दिख रही थी। ऐसे में क्या वो उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद भी करवा पाएगा? अमित ने सोचा कि अगर वो पैसे से न माने तो वो कुछ और ट्राई करेगा, लेकिन उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको राजी करके ही रहेगा। इसलिए उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर माया से कहा, देखो माया, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो तुम किसी तीसरे को नहीं बता सकती, क्योंकि इससे मेरी पब्लिक इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। और बोले में आई विल कॉम्पेंसेट यू। उसकी बात सुन माया की आंखों में उदासी छा गई और उसके दिल में अमित की बात सुनकर चुभन सी हुई, लेकिन फिर भी उसने अमित को ब्लेम नहीं किया क्योंकि ये सब उसने खुद अपनी मर्जी से किया था। ये जानकर भी कि अमित उसे इशिका समझ रहा था, वो उसके साथ सोई। अब वो अमित से उसको अपनाने की उम्मीद कैसे कर सकती थी? इसलिए उसने अपने एक्सप्रेशंस को निर्मल करते हुए कहा, इट्स ओके। कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसमें मेरी भी मर्जी शामिल थी। क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। तुमसे इतने सालों से प्यारा जो करती आई हूँ,
इसलिए जब तुमने मुझे इशिका का नाम लेकर मेरे साथ वो सब कुछ किया तो मैं भी अपना होश खो बैठी और तुम्हें रोका नहीं। उसकी बात सुनकर अमित शॉक्ड हो गया। क्या कहा उसने? इशिका। उसने माया को इशिका समझकर उसके साथ वो सब किया, लेकिन कैसे? वो इशिका के साथ वो सब करने की इमेजिन भी कैसे कर सकता है? उसके मन में इशिका तो एक प्योर फ्लावर की तरह थी जिसको छूकर वो उसे डर्टी नहीं करना चाहता था। तो फिर कल रात उसने कैसे माया को इशिका इमेजिन कर लिया? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माया उससे जरूर झूठ बोल रही थी। ये सोचकर उसको माया पर गुस्सा आया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि मेरे मन में इशिका के लिए ऐसी फीलिंग्स है? तुम्हें पता भी है मैं पूरी दुनिया में किसी को भी छू सकता हूँ सिवाय इशिका के, क्योंकि वो बहुत प्योर है और मैं बहुत डरती हूँ। अमित ने गुस्से में कहा। अमित को इशिका की इतनी तारीफ करते देख माया को बहुत बुरा लगा और उसे इशिका से काफी जेलसी भी हुई, क्योंकि अमित ने इशिका की तारीफ करते हुए दुनिया में बाकी किसी भी लड़की को छू सकने की बात कही। इसका मतलब ये था कि उसके मन में इशिका ही इकलौती पवित्र थी और बाकी सारी लड़कियां अपवित्र। लेकिन वो अमित के सामने इशिका के खिलाफ कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि अमित इशिका को पसंद करता था और उसके खिलाफ कुछ कहने पर वो उससे नफरत करने लगता। इसलिए उसने सबसे पहले अमित के गुस्से को शांत करवाने की सोची और वो ग्लास उसकी ओर करते हुए बोली, लो, तुम पहले इसे पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर भी अमित उसे गुस्से में ही घूरता रहा और उसने वो ग्लास भी नहीं लिया, जिसे देख माया का सब्र का बांध भी अब टूटने लगा और उसने अमित से कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुमने सच में इशिका का नाम लिया था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि तुमने मुझे इशिका समझा, बल्कि इशिका के साथ तुमने किसी आदित्य का भी नाम लिया था और कह रहे थे कि इशिका तुम्हें छोड़कर उसके पास चली गई। मुझे लगा कि इशिका ने तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ चली गई, इसलिए तुम उसका नाम मेंशन कर रहे थे। माया ने काफी अच्छी तरह से बात को घुमा दिया था। उसने अमित को ये कह दिया कि उसने इशिका का बस नाम लिया और उसके धोखे का जिक्र किया। इससे एक तो अमित को ये याद आ जाता कि इशिका ने उसे धोखा दिया और साथ ही वो ये समझता कि इशिका के धोखे से संभलने के लिए उसे उसके माया के सहारे की जरूरत पड़ी। ऐसा करके न वो सिर्फ अमित के मन में इशिका के लिए नफरत जगा पाएगी, बल्कि एक सहारे के रूप में उसके मन में खुद की जगह भी बना पाएगी। लेकिन उसकी बात का अमित के ऊपर उल्टा ही असर हुआ, क्योंकि अमित के मन में तो पहले से ही इशिका के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, या शायद थी, बस वो उन्हें समझ नहीं पाया था। लेकिन आज माया की बात सुनकर अमित को अपनी वो फीलिंग्स समझ आने लगी थी। अमित के मन में तो बस यही बात घूम रही थी कि वो इशिका के उसे छोड़ आदित्य के साथ जाने वाली बात उसको बहुत चुभी थी, और वो इसलिए नहीं क्योंकि इससे उसका और रूपाली का प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जरूर इस बारे में रूपाली से बात करता। ये बात उसे इसलिए चुभी क्योंकि इशिका ने उसे ठुकरा आदित्य को चुन लिया था और ये बात ही उसे बहुत चुभ रही थी। इशिका ने उसे नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? इशिका को आदित्य जब पहले नहीं पसंद था तो अब क्यों वो उसे पसंद करने लगी थी? आदित्य तो पहले भी और अब भी सेम ही था, उसमें कुछ बदलाव थोड़े न आया था, जो कि अचानक ही इशिका उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन वो अब उसकी नज़र में बदल गया था। उसकी छवि इशिका के मन में उसी रात से बदल गई थी और इसी वजह से ये सब हुआ था। लेकिन क्या इशिका को पता था कि भले ही उस गुंडे को उसने बचकर भागने दिया, लेकिन अगर आदित्य वहां नहीं होता तो वो खुद उसको उस गुंडे से बचाता, क्योंकि जब वो खुद इशिका को डर्टी नहीं करना चाहता था तो फिर उसे किसी और को कैसे डर्टी करने दे सकता था। अगर इशिका को ये बात पता चली तो क्या उसका बिहेवियर फिर से पहले की तरह हो जाएगा? क्या उसे इशिका को उसकी मन की ये फीलिंग बता देना चाहिए कि वो भी उसे बचाना चाहता था? लेकिन क्या उससे इशिका फिर से आदित्य को नापसंद करने लगेगी? इस बात का तो उस पर कोई जवाब नहीं था, लेकिन कम से कम इससे इशिका के मन में उसकी छवि तो सुधर जाएगी। कम से कम वो उसे माफ तो कर देगी। कम से कम वो उसकी फीलिंग्स तो समझ जाएगी ना। फीलिंग्स, ये वर्ड उसके दिमाग में आते ही अमित शॉक्ड हो गया। ओ गॉड, उसके मन में इशिका के लिए फीलिंग्स थी।
इसका मतलब वो इशिका को पसंद करने लगा था। ये बात जानते ही अमित को समझ ही नहीं आया कि उसे इस डिस्कवरी पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या उसे परेशान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इशिका के लिए फीलिंग्स मतलब खुद से और रूपाली से धोखा करना, उनके प्लान को खतरे में डालना। लेकिन न जाने क्यों ये सब जानकर भी उसे कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करके एक अजीब सी खुशी ही रही थी। इशिका जैसी लड़की से लिए किसी के मन में फीलिंग्स आना तो आम बात ही थी, लेकिन एक और सच ये भी था कि वो इशिका के लिए अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करने के बाद भी रूपाली को धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि वो आज जो कुछ भी था वो सिर्फ रूपाली की ही वजह से, और इसलिए वो रूपाली को धोखा नहीं दे सकता था। वो इशिका और रूपाली में से इशिका को नहीं चुन सकता था, इसलिए उसे अपने मन में इशिका के लिए उन फीलिंग्स को वक्त रहते ही खत्म कर लेना होगा, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। वो रूपाली को धोखा दे बैठेगा, जो कि वो कभी नहीं कर सकता था। वो अपनी फीलिंग्स से ज्यादा रूपाली की तरफ लॉयल्टी को चुनने वाला था। अमित को इतनी देर तक उसके ख्यालों में गुम देख माया को लगा कि वो इशिका की बेवफाई के बारे में सोच रहा होगा, और ये वक्त एकदम सही था उसको अपना कंधा देने के लिए। इसलिए माया उससे बोली, अमित, तुम इशिका के धोखे के बारे में सोचकर अपना दिल मत दुखाओ। उसने भले ही तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बस मुझे अपने साथ रहने दो, और मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। उसकी बात सुनकर अमित फिर से चिढ़ जाता है, लेकिन उसे पता था कि ऐसी चेपू लड़की सिर्फ पैसे की भूख ही होती है। प्यार तो सिर्फ दिखावा होता है इनका। असल में ऐसी लड़कियां मर्दों से ज्यादा से सिंपैथी पाना चाहती थी, ताकि वो हमेशा इनको अच्छे से ट्रीट करे। खैर, ये भी अच्छा था कि उसके पास पैसे थे, तो इस मुसीबत को वो आसानी से सॉल्व कर सकता था, थोड़ी सिंपैथी और ढेर सारा प्यार देकर। इसलिए उसने माया से एक जेंटल टोन में कहा, माया, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं इस तरह तुम्हें अभी पब्लिक के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरे करियर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए प्लीज, क्या तुम कुछ टाइम मेरा वेट कर सकती हो? जब मैं एक सुपरस्टार बन जाऊंगा तो दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थामूंगा। उसकी बात सुनकर माया तो सातवें आसमान में थी। उसे लगा कि अमित सच में उसके जज्बात समझने लगा था, इसलिए उसने अमित से कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। इसके बाद अमित ने उससे 2-4 और झूठे वादे किए, और फाइनली उसको कुछ पैसे देकर उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए मना लिया। दूसरी तरफ रूपाली को प्रोड्यूसर ने कॉल की थी और उससे फोन पर ही बात कर रही थी। रूपाली, तुम्हारा काम मैंने कर दिया है। इशिका को मैंने उस सीन को करने के लिए राजी कर लिया है। पहले तो वो थोड़ा आनाकानी कर रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि ऐसे वो इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी, तो वो मान गई। प्रोड्यूसर की बात सुनकर रूपाली के चेहरे पर चमक आ जाती है, और वो मन में सोचती है कि अब वो दोबारा इशिका को अमित के करीब ले आएगी, और इस सीन को देखकर तो आदित्य भी इशिका से नाराज हो जाएगा। हो सकता है कि आदित्य इस सीन के लिए इशिका पर गुस्सा करे, जो कि इशिका से कभी बर्दाश्त नहीं होगा, और वो उससे लड़ पड़ेगी। इससे उन दोनों के बीच दरार पड़ जाएगी। ये तो बिल्कुल एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो जाएगी। एक तरफ इशिका और अमित फिर से क्लोज आ जाएंगे, और दूसरी तरफ इशिका और आदित्य फिर से दूर हो जाएंगे। रूपाली अपनी इस चाल पर बहुत ही खुश होती है। शाम का वक्त, इशिका के घर विवेक अपनी महंगी गाड़ी के साथ आता है, और उसके साथ 2 और कार्स आई थी, जिनमें उसके 10 बॉडीगार्ड्स भी थे। आज वो यहाँ आने के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि पिया ने उसे बताया था कि इशिका यहाँ आई हुई है। उसने उसे ये नहीं बताया था कि आदित्य और उसके बीच सब कुछ ठीक हो गया था। इशिका को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार होकर आया था। उसने अपना सबसे लेटेस्ट सूट पहना था। उसके फेस पर बियर्ड थी। उसके लुक बस एवरेज से ही थे, लेकिन पिया के सामने तो काफी अच्छे थे। वो सभी अपनी कार्स पार्क करके यहाँ आते हैं, तो गार्डन में ही उसे पिया दिखती है।
पिया उसे देखती ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग भागते हुए उसकी ओर जाती है और उस पर इतनी तेज झपट्टा मारती है कि बेचारा विवेक अपना बैलेंस की बैठता है और वो पिया के साथ ही ग्राउंड पर गिर जाता है। कल शाम की ही तरफ ग्राउंड पर आज भी गीली मिट्टी ही थी। जैसे ही विवेक नीचे गिरा, उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत जल्दी से आकर उसको और पिया को उठने में मदद करते हैं। खड़े होते ही विवेक गुस्से में पिया पर चिल्लाते हुए कहता है, स्टूपिड, ये क्या किया तुमने? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जानती हो कितने करोड़ों का सूट है ये? विवेक के पीछे से सारे कपड़े खराब हो गए थे, लेकिन पिया के कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए थे क्योंकि वो उसके ऊपर गिरी थी। पिया ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि इशिका ने कहा था, और कल रात के बाद तो उसने अभी तक उन लोगों से बात भी नहीं करी थी, इसलिए उसने इशिका को खुश करने के लिए ये सब किया। लेकिन उसे पहले से ही पता था कि ऐसा करने से विवेक बहुत नाराज होगा उस पर, और इसलिए उसको माँ ने उसे इशिका के खिलाफ भड़काने की एडवाइस भी दी थी। इसलिए उसने विवेक से मासूम सा मुंह बनाकर बोला, आई एम सॉरी बेबी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए इशिका ने मजबूर किया। क्या इशिका ने तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया? लेकिन क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो उससे अभी तक मिला भी नहीं। विवेक को समझ ही नहीं आ रहा था कि इशिका ने पिया से ऐसा करने को क्यों कहा, लेकिन उसे पिया की बात पे यकीन था कि इशिका ने मजबूर किया होगा, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि उसके साथ ऐसा करे। पिया उसकी खुद की बातों पर यकीन करते देख बहुत खुश होती है और सोचती है कि जब विवेक ने उसकी इस बात पर यकीन कर ही लिया है तो आगे की बात पर भी यकीन कर ही लेगा। इसलिए वो उसे और भड़काने की कोशिश करते हुए कहती है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारे खिलाफ वो हमेशा ही मेरे कान भरने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने हर बार इसकी बात मानने से इनकार किया। जब वो वैसे हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं पाई तो उसने कल मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए कहा, वरना वो आदित्य से कहकर तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देती। पिया की बात सुन विवेक को इशिका पर बहुत गुस्सा आता है और इत्तेफाक से उसी वक्त इशिका भी वहीं से गुजरी को अंदर से बाहर की ओर ही आ रही थी और उसे देखकर वो काफी खुश नजर आ रही थी। उसे खुश देखकर विवेक को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में चिल्लाया, इशिका, हाउ डरे यू? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इशिका, जो कि बाहर की तरफ भागे जा रही थी, उसका ध्यान विवेक पर गया। विवेक की ये हालत देखकर इशिका को बहुत खुशी होती है। तो आखिर पिया ने उसका काम कर ही दिया, लेकिन जिस तरह से विवेक उस पर गुस्सा कर रहा था, इससे ये तो साफ था कि जरूर पिया ने उसको उसके खिलाफ भड़काया था, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विवेक उसके बारे में क्या सोचता है। तभी उसके माइंड में अचानक से ही एक और आइडिया आता है और वो विवेक को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, क्या बात है? मैंने सुना था कि विवेक जिंदल एक जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन है। उसका सर भले ही आसमान में था, लेकिन पैरों ने कभी जमीन को नहीं छोड़ा। लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी पूरी बॉडी ने ही अब तक जमीन को नहीं छोड़ा। उसकी बात सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती है और वो अपने गुस्से में पागल सा हो जाता है। पिया भी उसके गुस्से से डरने लगी थी। उसे लगा कि आज तो विवेक पक्का इशिका का काम तमाम कर ही देगा, लेकिन इशिका उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। तभी वहां पर कुछ गाड़ियों के आने का शोर होता है, लेकिन विवेक और पिया उस पर ध्यान नहीं देते। उन गाड़ियों की आवाज पर ध्यान तो सिर्फ इशिका का ही था और उनकी आवाज सुनकर इशिका के होती की स्माइल और ज्यादा फैल जाती है। उसकी स्माइल को देखकर विवेक से सब्र नहीं होता और वो गुस्से में एकदम से ही इशिका की ओर बढ़कर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने पंख कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही हो। आदित्य के ऊपर बहुत फुदक रही हो, लेकिन आदित्य इस वक्त यहाँ नहीं है तुम्हें मुझसे बचाने के लिए। इतना कहकर उसने इशिका को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, जिसे देख इशिका खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने कर लेती है और अपना सर झुका लेती है। लेकिन इससे पहले को विवेक का हाथ इशिका के ऊपर पड़ता, उससे पहले ही बैंग एक गोली की आवाज गूंजी और उसके कुछ सेकंड्स बाद हो विवेक के दर्द से करहाने को आवाज सबको सुनाई दी।
इशिका ने जल्दी से अपने हाथों को अपने चेहरे के आगे से हटाकर देखा तो विवेक के उस हाथ में गोली लगी थी जिससे वो उसे मारने जा रहा था। विवेक के हाथों से खून बहता देख सब शॉक्ड हो गए और किसी को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। विवेक को अचानक गोली किसने मारी? पिया ने जब विवेक को दर्द से करहता देखा तो डर के मारे उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं हुई और वो थोड़ा दूर हट गई। तो वही विवेक के बॉडीगार्ड्स जल्दी से इधर उधर नजरें घुमाकर देखते हैं कि गोली कहाँ से चली। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उनकी साइड में गई तो उस डायरेक्शन में देखकर वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए। उनमें से एक कपकपाते हुए बोला, आदित्य कपूर। आदित्य का नाम सुनते ही पिया और विवेक ने भी तुरंत मुड़कर साइड में देखा तो उनकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लग्जरियस कार्स एक ऑर्डर में खड़ी थी और लगभग 20 बॉडीगार्ड्स वहाँ खड़े थे। उन सबके बीच में अपनी कार के गेट पर खड़ा आदित्य था, जिसने ब्लैक सूट पहना था और उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। उसकी हाथों और माथे की नसें इतने ज्यादा दिखने लगी थी कि मानो वो स्किन से बाहर आने को तैयार थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो उसका वो हाथ था जिसमें उसने गन पकड़ी हुई थी, जिसे देखिए साफ था कि वो गोली आदित्य ने ही चलाई थी। इशिका भी शॉक्ड हो गई थी, लेकिन आदित्य को यहाँ देखकर नहीं बल्कि इसके हाथों में वो गन देखकर। उसे तो पहले से ही पता था कि आदित्य लौट आया है और यहाँ भी आ गया है, तभी तो वो उसे वेलकम करने बाहर आ रही थी। उन कार्स को देखकर ही तो उसने विवेक को प्रोवोक किया था, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य के होते विवेक उसे कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन उसने भी ये नहीं सोचा था कि विवेक उस पर हाथ उठाना चाहेगा और आदित्य उस पर फायर कर देगा। इशिका जैसे ही अपने होश संभालती है वो तुरंत दौड़ती हुई आदित्य के पास जाती है। आदित्य जब उसे अपनी ओर आते देखता हूँ तो उसके एक्सप्रेशंस गुस्से से बदलकर केयरिंग हो जाते हैं। इशिका के उसके पास पहुँचते ही वो इशिका से जेंटल और केयरिंग टोन में पूछता है, तुम ठीक तो हो? इन लोगों ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? आदित्य की आंखों में खुद को फिक्र देख इशिका का अशांत मन शांत हो जाता है और आदित्य के गले लगकर कहती है, नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय उसके। इतना कहकर इशिका ने विवेक की तरफ पॉइंट कर दिया, जिसे देख आदित्य की आंखों में फिर से खून दौड़ आता है और विवेक की तो सिट्टी पिट्टी हो गुल हो जाती है। आदित्य की आंखों में साफ था कि आदित्य कितने गुस्से में था। वो आदित्य का गुस्सा कम करवाने के लिए फौरन उसकी ओर दौड़कर जाता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था कि उससे पहले ही आदित्य के 2 बॉडीगार्ड्स आकर उसे रोक लेते हैं। विवेक अपने हाथ में बहुत दर्द होने के बावजूद भी खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे मिस्टर कपूर से माफी मांगने दो। मिस्टर कपूर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो आपको वाइफ ही थी जिसने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक किया, इसलिए गुस्से में मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। उसकी बात सुनकर आदित्य एक बेहद सर्द आवाज में कहता है, माफ कर देता। अगर तूने मुझे हट किया होता या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की होती तो शायद मैं एक बार को तुझे माफ कर भी देता, लेकिन मेरी वाइफ पर हाथ उठाकर तूने मेरी बॉटम लाइन को क्रॉस कर दिया है और उसकी कोई माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी तुझे। और रही बात इशिका की तेरे साथ मजाक करने की, तो तेरी इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हें मजाक करे। नहीं मिस्टर कपूर, पिया ने मुझे बताया कि इशिका ने ही उसे मुझे कीचड़ में धक्का देने को कहा। विवेक ने अपना पीछा छुड़वाने के लिए कहा। अपना नाम सुनकर पिया घबरा जाती है और जल्दी से वो भी उनकी ओर ही आती है तो 2 और बॉडीगार्ड आगे आकर पिया को आगे जाने से रोकने का इशारा करते हैं। उन्हें देख पिया रुक जाती है और उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है कि ये लोग उसे आदित्य के पास जाने से रोक रहे थे, जबकि वो आदित्य को बचपन से जानती थी। लेकिन फिर भी अपने मन की निराशा को दूर रख के वो फिलहाल अपने को सेफ करने की कोशिश करते हुए कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, इशिका ने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर इशिका एक डेंजरस टोन में कहती है, तुम ये क्यों नहीं बताती कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए क्यों कहा था? अपनी बात को कहकर इशिका आदित्य को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि उससे पहले ही आदित्य कहता है,
मुझे नहीं जानना कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया। अगर उसने ये काम मस्ती के लिए किया होगा तब भी मैं अपनी वाइफ की साइड ही लूंगा और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करने वाले को पनिश करूंगा। पनिश? आप अब भी मुझे पनिश करेंगे मिस्टर कपूर? ये क्या कम है? उसने अपने जख्मी हाथ को दिखाते हुए आदित्य से कहा, जिसे देख आदित्य एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो गोली तो मैंने तुम्हें मेरी वाइफ पर हाथ उठाने से रोकने के चलाई थी, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत की सजा दूंगा। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारे इस हाथ को पूरी तरह से काट दिया जाएगा और अब से तुम्हारी जगह तुम्हारा नाजायज भाई, जिसे तुमने हमेशा बहुत परेशान किया, अब वो तुम्हारी जगह लेगा और जिंदल फैमिली और जिंदल ग्रुप का मालिक बनेगा। आदित्य की बात सुनकर तो विवेक के शरीर में से जान ही निकल ही गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य कितना रूथलेस था, उसने न सिर्फ उसके हाथ पर गोली मारी बल्कि अब उसके इसी हाथ को कटवा भी रहा था। ये दोनों चीजें ही काम थी क्या जो अब वो उसकी जगह उसके असनयाजाज भाई सोहन को दे रहा था। उसने सोहन तो बहुत ही परेशान किया था और अब वो उससे जरूर अपना बदला लेगा। वो आदित्य से रहम की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो दर्द और शोक के मारे बेहोश हो गया। ले जाओ इस यहाँ से, आदित्य ने ऑर्डर दिया तो विवेक के कुछ बॉडीगार्ड्स जल्दी से आए और उसे उठाकर उसकी कार में डाल और वहां से चले गए। उसके जाने के बाद आदित्य ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया तो वो भी फोन निकालकर अपने लोगों को उन पर नजर रखने को के देता है। आदित्य की दी हुई सजा को उनको ही तो पूरा करना था। विवेक का हाथ काटकर उसके भाई को हेड भी तो बनवाना था, और इसके लिए उन्हें उसके दादाजी से बात करनी पड़ती। बात क्या ही करनी पड़ती, ये समझ लीजिए कि उन्हें आदित्य के ऑर्डर सुनना पड़ता। बाकी तो वो खुद ही फैसला ले लेते कि अपने फैमिली के हेड को बदलना प्रेफर करते कि अपनी कंपनी को बैंकरप्ट करना। उन लोगों के जाने के बाद आदित्य इशिका की ओर देखता है तो उसे झट से गले लगा लेती है। आदित्य ने आज फिर से उसका दिल जीत लिया था। जब उसने कहा कि उसके गलत होने पर भी उसकी ही साइड लेगा तो उसके दिल को ये बात छू गई। इशिका के उसको हग करने से आदित्य की बहे भी उसकी कमर पर लिपट जाती है और वो उसके सर पर एक किस करके उसके सर पर अपनी चीन को टिका लेता है। उन दोनों को ऐसे देख पिया को इशिका से बहुत जलन होती है। इशिका ने उसका रिश्ता तुड़वा दिया और खुद अपने पति के साथ वो कितनी खुश थी। पिया को ये देखकर इशिका पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी इशिका को कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुप खड़ी अपनी नजरें फेर लेती है। माही जी, अगर आपको याद हो, ऋषु की नैनी और उसकी सेक्रेटरी का चैप्टर आदित्य ने ही क्लोज किया था। भले ही इशिका ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन आदित्य ने ही एक को घर से निकाला और दूसरी को अरेस्ट करवा दिया, और उसने तो मोना की इंसल्ट भी की और उसे अपने बॉडीगार्ड से पिटवाया भी था। और अब शायद आपको ये भी याद आ गया हो कि ऐसे कम से कम एक विलन को तो इशिका ने जेल भिजवाया, बाकियों का भी नंबर आएगा। और रही बात फेस टू फेस वार की, तो देखिए अभी इशिका अगर जाकर उन लोगों को बता दे कि उनकी सच्चाई उसे पता है तो वो लोग ये शक करेंगे कि उसे कैसे पता। अब इशिका ये थोड़े ना कहेगी कि वो मरकर वापस आई है, इसलिए इशिका अभी बस एक ऐसे बहने की तलाश में है जिससे वो उन लोगों को बता सके को उनकी सच्चाई उसे कैसे पता, वरना अचानक ही एक दिन में ही उनकी सच्चाई उसे पता चलना थोड़ा अजीब हो जाएगा। खैर, जब इस मूवी के प्रमोशन का टाइम आएगा तो शायद इशिका को वो बहाना मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि ये कैसे होगा। देवतारा जी, अमित इशिका को पसंद करने के बाद और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उसे आदित्य से दूर करना चाहेगा और उसी वजह से वो फंसेगा। एंड ज्योति जी, हाँ, मैं आप लोगों को हर बार स्टोन अपलोड कर पाने का रीजन इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग स्टोरी के चैप्टर का कितना वेट करते हैं। ऐसे में एक एक्सप्लेनेशन देना तो बनता है। थोड़ी देर बाद आदित्य इशिका से अलग होते हुए उससे पूछता है, दादू और ऋषु कहाँ है? वो दोनों घूमने गए हैं। दादू उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने गए हैं, इशिका ने कहा। उसके कहते ही वहाँ 3 कार्स और आती है और बीच वाली कार गेट को खोलकर ऋषु जल्दी से उसमें से बाहर निकलता है। उसने विंडो से ही आदित्य को देख लिया था।
ऋषु को देखते ही आदित्य ने अपनी गन को अपने पीछे की पॉकेट में रख लिया क्योंकि वो अपने बेटे के सामने इस तरह गन पकड़े नहीं आना चाहता था। आदित्य को देखकर ऋषु को बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसका इजहार नहीं होने दिया और नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ उनके पास आने लगता है। उसके पीछे ही दूसरी साइड से दादाजी निकलते हैं और वो भी आदित्य को देखकर बहुत खुश हुए हैं। उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दादू को देखते ही आदित्य और इशिका खुद भी उनकी ओर जाते हैं और उनके और ऋषु के पास पहुंचकर आदित्य नमस्ते दादू बोलते हुए उनके पैर छूने के लिए झुकता है। उसके झुकते ही दादू उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, दामाद पैर नहीं छूते, आओ मेरे गले लगा जाओ। इतना कहकर दादाजी ने उसे हग कर लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके कान में धीरे से कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, आखिर तुम्हें तुम्हारी वाइफ का प्यार मिल ही गया। उनकी बात सुन आदित्य के फेस पर एक स्माइल जाती है और वो उनसे दूर होते हुए उनसे पूछता है, कैसे है आप दादू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि साथ अभी यहाँ क्या हुआ। तुमने अच्छा ही किया उसे पनिश करके, वरना मैं खुद उसे नहीं छोड़ता, दादाजी ने गुस्सा करते हुए कहा। उन्हें हाउसकीपर ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, लेकिन उन्होंने उस टाइम ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि कार में ऋषु उनके बगल में ही बैठा था और वो नहीं चाहते थे कि इतने छोटे से बच्चे के सामने गोलीबाजी की बात की जाए। अपनी बता कहने के बाद दादाजी आदित्य को इशारा कर देते हैं कि वो उससे इस बारे में बाद में बात करेंगे। आदित्य ने भी उनका इशारा समझकर हाँ में अपना सर हिला दिया। ऋषु समझदार था और दादू की बात सुनकर उसको इतना तो समझ आ गया था कि उसके डैडी ने अभी किसी को तो पनिश किया था, लेकिन किसे ये उसे नहीं पता। खैर, वो उनसे पूछता तो कोई उसे बताता भी नहीं, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। वेलकम बैक डैडी, ऋषु ने आदित्य से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। ऋषु का वेलकम बैक कहने के अंदाज देखकर आदित्य ने भी उससे उसी टोन में सवाल किया, आप वेलकम बैक कह तो रहे हैं, लेकिन आपके फेस पर मुझे कोई खुशी नहीं नजर आई। क्या बात है, आप मेरे वापस आने से खुश नहीं हो क्या? उसकी बात सुनकर ऋषु अपने फेस पर एक बहुत बड़ी फेक स्माइल हुए कहता है, अब ठीक है। उसकी फेक स्माइल को देखकर आदित्य और दादू हैरान हो जाते हैं तो इशिका हंसने लगती है और ऋषु से कहती है, बेबी, आप क्यों अपने डैडी को इतना परेशान कर रहे हो? आप अपने डैडी को बताते क्यों नहीं कि आपने उन्हें बहुत मिस किया? इसकी शक्ल देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसने मुझे जरा सा भी मिस किया है, आदित्य ने इशिका से कहा। आदित्य की बात सुनकर ऋषु अपना मुंह फुला लेता है और इशिका अपने फोन में एक वीडियो प्ले करके उसे दिखाती हुई कहती है, आप खुद देख लीजिए। आदित्य उस वीडियो को देखता है तो उसमें ऋषु नींद में बोल रहे था, डैडी कम बैक सून। उस वीडियो में इशिका की हंसने की आवाज भी आ रही थी। उस वीडियो की आवाज सुनकर ऋषु का फेस शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन आदित्य का दिल उस वीडियो को देखकर पिघल गया। उसने इशिका का फोन उसको थामा दिया और तुरंत ऋषु के पास जाकर उसको एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए एक बहुत ही जेंटल टोन में पूछा, बहुत मिस किया आपने डैडी को? आदित्य में जब इतने प्यार से उसे किस करके उससे ये सवाल पूछा तो उस वक्त ऋषु की आंखें नम हो गई। वैसे तो आदित्य कई बार बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाया करता था, लेकिन ऋषु थक तो एक छोटा सा बच्चा ही, तो अपने डैडी को वो कैसे याद न करता। और अब तो ऋषु और आदित्य और भी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। घर में हर वक्त खुशियों का माहौल रहता था और उसके डैडी और मम्मा का उसे इतना ज्यादा प्यार मिलता था कि अब वो एक दिन भी बिना अपने डैडी या मम्मा के बिना नहीं रह सकता था। उसे हर रोज अपने मम्मा और डैडी का प्यार चाहिए था, और आदित्य पर तो ऋषु की डिपेंडेंस थी ही बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने सालों से आदित्य ने ही उसे संभाला था। ऐसे में ऋषु कैसे आदित्य के बिना रह पाता। ऋषु ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को आदित्य की नेक के पीछे लपेटा और उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए एक धीमी सी आवाज में बोला, हाँ डैडी, ऋषु ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आदित्य उसकी बात सुनकर उसके बालों पर किस करता हुआ बोलता है, डैडी ने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। अच्छा, अब और सैड मत होना, नहीं, डैडी लौट आए हैं और आपके लिए एक रोबोट भी लाए हैं।
आदित्य की बात सुनकर ऋषु एक्साइटेड होकर उससे दूर होते हुए कहता है, थैंक यू डैडी। कहा है वो, ऋषु को अभी उससे खेलना है। आदित्य के कुछ कहने से पहले इशिका, जो कि अब तक दोनों बाप बेटे के मिलन को देखकर मुस्कुरा रही थी, अचानक वो पाउट करते आदित्य से कहती है, सिर्फ ऋषु के लिए गिफ्ट ले है आप, मेरे लिए नहीं, मैंने भी तो बहुत मिस किया था। इशिका की बात सुनकर दादाजी खिलखिलाते हुए कहते हैं, हाँ आदित्य, तुम मेरी पोती के लिए कुछ नहीं ले क्या? देखो, गिफ्ट के मामले में तो मेरी पोती बहुत ही स्ट्रिक्ट है, एक भी गिफ्ट वो तुम्हें मिस नहीं करने देगी। दादाजी की बात सुन आदित्य इशिका की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है दादू, बचपन में ये अपने बर्थडे से पहले ही मुझे बता देती थी कि इन्हें क्या गिफ्ट चाहिए। आदित्य की बात को सुनकर दादाजी और भी ज्यादा हंसते हैं और ऋषु हैरानी से पूछता है, क्या मम्मा आपको सच में गिफ्ट्स इतने पसंद है? इशिका जब देखती है कि सब उसकी इतनी हंसी उड़ा रहे थे तो वो अपना मुंह बनाकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके डैडी को पहले से ही इसलिए बता देती थी ताकि ये लाना भूल न जाए। अपनी बात कहकर इशिका आदित्य की तरफ घुटकर देखती है और मन ही मन सोचती है कि वो सिर्फ इसलिए आदित्य से कहती थी क्योंकि उसे डर था कि आदित्य के गिफ्ट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। उसे किसी और के गिफ्ट से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस उसके आदि का गिफ्ट चाहिए होता था। आदित्य इशिका को देख स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि इशिका जरूर मन ही मन उसे डांट रही होगी। इसके बाद आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स से गिफ्ट्स कार से निकलने को कहता है तो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स निकाले, जिसे देख आदित्य कहता है, दादू आपके और बाकी सबके लिए गिफ्ट्स है। अरे हमारे लिए गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी बेटा? दादू ने कहा, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली है। आदित्य ने कहा, वो इशिका को बुआ की फैमिली के लिए भी गिफ्ट्स लाया था क्योंकि वो भी इशिका के परिवार का हिस्सा जो थे। आदित्य को ये थोड़े ना पता था कि इशिका अब उन लोगों से भी नफरत करती है। आखिर उसने तो उसे रेखा के बारे में ही बताया था सिर्फ, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि रेखा का इशिका ने चैप्टर क्लोज कर दिया था। रूपाली काउच पर लेटे कुछ फोन में कुछ ब्राउज कर रही थी कि तभी लिविंग रूम का गेट ओपन होता है और अमित अंदर आता है। वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसे देख रूपाली उठकर बैठती है और उससे थोड़ा नाराज होकर पूछती है, अमित, कहाँ थे तुम कल दोपहर से अभी तक? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो कि तुम इतने लेट कल पूरी रात घर नहीं लौटे और आज भी इतनी लेट शाम को लौट रहे हो? रूपाली का सवाल सुन अमित को थोड़ा गिल्टी फील होता है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर उसे शो नहीं होने देता। वो रूपाली से अपनी नॉर्मल टोन में कहता है, अरे वो मैं तो कल रात को ही लौट रहा था, लेकिन वो मेरे कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे और उन्होंने मुझसे ड्रिंक करने की जिद को तो मैं उनके साथ बार चला गया। वहाँ मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली और पूरी रात हमने मौज मस्ती की। सुबह जब मैं वापस आने की हालत में नहीं था तो मैं वही रुक गया आराम के लिए। जब मेरी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी और इसलिए मुझे लेट हो गई। अमित को लगा कि उसका ये बहाना अच्छा था और उस पर रूपाली को शक नहीं होगा, और हुआ भी ऐसा ही। रूपाली को उसकी बात पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, लेकिन अमित की बात सुनकर उसे अमित पर गुस्सा जरूर आया। क्या कहा तुमने? तुम्हारे दोस्त? कौन से दोस्त? कहीं वो द गोस्ट क्लब वाले दोस्त तो नहीं? रूपाली ने गुस्से में अमित से पूछा। पैनिक के मारे अमित जल्दी से नमे सर हिलाता है, लेकिन रूपाली को उसकी यही हरकत देख यकीन हो गया कि वो उन्हीं लोगों के साथ था। अमित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि मैंने कितने मेहनत से तुम्हें तुम्हारे उस डार्क पास्ट से आजाद करवाया, लेकिन तुम फिर भी अपने डार्क पास्ट की ओर वापस जा रहे हो, रूपाली ने गुस्से में कहा। उसका गुस्सा देख अमित ने बस उसे सारी कहा और वहां से अपने रूम की ओर चले गया, क्योंकि वो इस टाइम रूपाली से बहस नहीं करना चाहता था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ कल। राधे राधे दोस्तों।